बिल्कुल, रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी जी इक्वलिटी के हवाले से बात भी हो रही है। चाइल्ड लेबर बहुत एक अहम इशू है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे हमारे साथ मौजूद हैं फ़रीद अहमद खुर्शीदी साहब कि नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुल्तमिस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, कलाम स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। वो ये है कि हमारे वतन अज़ीज़ के सीनियर अलहाज हाफिज़ मुस्तकीम साहब का जो है कल रात जो है इंतकाल हो गया। और देखें कि वो ख़त्मुल कुरान की तकरीब में थे और उसके बाद सलातो सलाम पेश कर रहे थे। सलातो सलाम पेश करते ही करते जो है उनकी रूह परवास कर गई। अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए, आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह। मेरी बहन जिस तरह से बात कर रही थी, मैं सुन रहा था, तो उसी मुनासबत से मैं एक कलाम पेश कर रहा हूँ। ख़ता से भरा हूँ, करम की नज़र हो। ख़ता से भरा हूँ, करम की नज़र हो। सवाली तेरा हूँ मैं आका, सवाली तेरा हूँ, करम की नज़र हो। ख़ता से भरा हूँ, करम की नज़र हो। फिरूं दर बदर क्यों लिए अपना दामन, फिरूं दर बदर क्यों लिए अपना दामन, तुम्हीं से खिलेगा उम्मीदों का गुलशन। ख़ता से भरा हूँ, करम की नज़र हो। मैं बेआसरा हूँ आका, मैं बेआसरा हूँ, करम की नज़र हो। ख़ता से भरा हूँ, करम की नज़र हो। सहारा दिया बे सहारों को तुमने, किनारा दिया बे किनारों को तुमने। मैं बेआसरा हूँ आका, मैं बेआसरा हूँ, करम की नज़र हो। ख़ता से भरा हूँ, करम की नज़र हो। सवाली तेरा हूँ मैं आका, सवाली तेरा हूँ, करम की नज़र हो। ख़ता से भरा हूँ, करम की नज़र हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। तो नाज़रीन, एक बार फिर से मारवी अवान साहिबा जो हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे जानना चाहूँगी, फ्लड जब आया, बहुत सारे लोग बेघर हुए, बहुत सारे लोगों को उस वक्त बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। बहुत लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वहाँ पर जाकर इंटीरियर में जाके मदद की लोगों की, और बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे जिनकी मदद करने कोई नहीं पहुँच सका। तो आपका उस हवाले से क्या खिदमात रही, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपसे ये जानना चाहेंगे।
जब हमें शुरू में पता चला कि इस तरह फ्लड की वजह से जो अंदरून इलाके हैं उसमें किस तरीके से बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। अब जैसा कि हम वहाँ जा नहीं सकते थे, अब जैसे दादू साइड के जो रोड्स हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके थे। बहुत दिल चाह रहा था कि फ़ौरन जाया जाए, लोगों की मदद की जाए। फिर हमने ऐसे किया कि कोविड के टाइम पे मैंने एक नेटवर्क बनाया था, उसका नाम रखा था एमरजेंसी रिलीफ पाकिस्तान। जब लोगों का सोशल कांटेक्ट ख़त्म हो गया था तो हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए बहुत सारी यूथ को इकट्ठा किया। लाइक इस वक्त कोई 60,000 से ज़ायद पूरे पाकिस्तान और बैरून ममालिक से लोग हमारे साथ एडेड हैं वहाँ पे। तो हमने वहाँ से जो इन इलाकों में रहने वाले हमारे वॉलंटियर्स थे, हमने उनको इंगेज किया कि आपने वहाँ पर हम आपको फंड्स ट्रांसफ़र कर देंगे जितने हमसे हो सके, आप वहाँ लोगों को खाना खिलाएं, आप उनकी मदद करें, आप उनको शेल्टर प्रोवाइड करें। उसके बाद जैसे ही लोगों को रेस्क्यू करके गवर्नमेंट ने, डिफरेंट लोगों ने, लोग खुद बाहर आ रहे थे, उनको जब शहरों की तरफ लेकर आए तो उस रात को मैंने अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स से कहा, दोस्तों से कहा कि कपड़े भेजें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें यही महसूस हो रहा था कि एक इंसान जिसकी छत, जिसका घर, जिसके कपड़े, जिसकी जमा पूंजी सब कुछ पानी बहाकर ले गया है, तो इस वक्त उसको छत की, खाने की और कपड़ों की ज़रूरत है। तो खाना और कपड़े वगैरह मैं लेकर गई और मुझे याद है बहुत अच्छा वॉश्ड और आयरनड। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर हम एहसान कर रहे हैं तो अपने पुराने फटे हुए कपड़े हम उठा के उसको दे दें। हमने सबको कह दिया था, अपने वॉलंटियर्स को, आपने धुले हुए इस्त्रीशुदा कपड़े देने, क्योंकि उनके पास ना धोने का सिस्टम है, ना उनके पास कोई आयरन करने का है। तो हम बहुत अच्छे तरीके से हमने बच्चों के, बड़ों के कपड़े अलहदा किए। कोई 70 तक हमने ड्रेसेस कर लिए होंगे। जब मैं वहाँ पर पहुँची, इट वॉज़ रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। जब उन्होंने कहा कि आएँ आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करें, बच्चों की लाइन ये है नॉल, कोई 500-600 लोग और मेरे पास सिर्फ 70-80 कपड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दूँ नहीं दूँ, क्या करूँ, और जिनको नहीं दूँ उनको क्या बोलूँ। तो इतनी सख्त सिचुएशन थी। ऐसी सिचुएशन तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जब तक मैंने काम करना शुरू किया है। उसके बाद फिर और ज़्यादा हम लोगों के कैंप्स में बहुत विज़िट किया, गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स की, कमिश्नर्स के साथ मीटिंग्स की कि उनके लिए बेटर कंडीशंस, बेटर चीज़ें हों। मुझे आई रिमेंबर जब औरतों को तक हम पहुँचते थे तो काफ़ी ऐसे उनके घर के सरबराह होते थे जो हमें औरतों से बात नहीं करने देते थे। हम कहते थे जैसे हम औरतों के लिए खुसूसन पैकेट्स बनाते थे जो औरतों की नीड्स के लिए होते थे, तो हमें वो उनको देने नहीं देते थे। और बहुत ज़्यादा हमें फ़ील होता था कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, और एक होता है ना औरत की मूवमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। एक औरत ने, इसकी वजह क्या नजर आई है वहाँ? कमी नजर आई आपको? मैं आपको एक वाकया बताती हूँ, उसके बाद मैं आपके इस क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। उसमें एक औरत ने हमसे शेयर किया कि मुझे जैसे कैंप्स होते हैं ना, उसमें वॉशरूम एक ही अक्सर होता है या होता ही नहीं है, आपको कोई बाहर जाना पड़ता है रोडों पे, सबको एग्जैक्टली। तो एक औरत ने हमसे शेयर किया कि मुझे, मेरे जो मर्द है उसने ये बोला है घर का कि तुमने जब तक अंधेरा नहीं हो जाता वॉशरूम नहीं जाना, ताकि किसी मर्द की तुम पे नज़र ना पड़े। और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि पूरा दिन एक इंसान अपने नेचुरल प्रोसेस को होल्ड करके बैठा हुआ है क्योंकि वो औरत है और वो वहाँ जा नहीं सकती। तो इस तरह के वाक़यात हमारे सामने, और यकीनन एजुकेशन की कमी है, यकीनन एक अवेयरनेस की कमी है, यकीनन किसी को औरत समझते हुए इंसान ना समझने की जहालत की कमी है, और की बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, और नॉलेज की कमी है। और हम बच्चों के हवाले से ये देख रहे हैं कि इस तमाम अरसे में बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, बच्चों के साथ ज़्यादती के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए, बच्चों के किडनैपिंग के और मिसिंग के केसेस। जब हम लोग डिफरेंट कैंप्स में जाते थे लोगों की मदद करने के लिए, तो वो हमें बताते थे कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, मेरा कोई बूढ़ा माँ बाप नहीं मिल रहा है। इवन माजूर लोगों के तो इस तरह के हमारे पास केसेस आए कि जब लोग पानी भर रहा था और कश्तियों में और डिफरेंट तरीके से आपको रेस्क्यू कर रहे थे, तो वो इतने मजबूर थे कि अपने घर के माजूर अफराद को वहीं छोड़ देते थे, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेचर नहीं होता था, कोई चीज़ नहीं होता था। और कुछ कम माजूर को इतने बुरे तरीके से उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने वहाँ से निकाला कि वो और ज़्यादा माजूर हो गए, उनकी दूसरी टांग भी टूट गई या हाथ टूट गया। मतलब इस तरह की सिचुएशन थी कि अब तक भूली नहीं जाती है हमसे। बहुत ज़्यादा सख्त वक्त था, लोग इतने ट्रॉमेटाइज थे कि उनको समझ नहीं आ रहा होता था
कि वो क्या बयान करें कि उन्होंने क्या खो दिया है और आगे ज़िंदगी की उम्मीद नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा मेडिकल कैंप्स भी उसमें लगाए थे, थैंक्स टू द डॉक्टर्स और DHO ऑफ आवर एरिया, उन्होंने काफ़ी मदद की थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मदद करते थे, हम सिर्फ कहते थे कि हमें यहाँ पर कैंप लगाना है और पता नहीं कहाँ से मदद गैर से आ जाती थी। कहते ना, नियत करें, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हम विल करते थे और वे खुद ही खुल जाता था अल्लाह ताला की तरफ से। और लोगों में भी बहुत जज्बा है मदद करने का, लेकिन उनको सही डायरेक्शन चाहिए, उनको सही लोग चाहिए जो उनकी मदद को बाकायदा जेन्युइन लोगों तक पहुंचा सकें। और हमने बहुत अच्छे डोनर्स भी बने हमारे, एक हमारा अच्छा उनके साथ ट्रांसपेरेंसी का रिलेशनशिप कायम हुआ। और आई रिमेंबर के वहाँ पर एक तो होता है सिर्फ मेडिकल कैंप लगा देना, हमने वहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए भी डॉक्टर्स को और एक्सपर्ट्स को बुलाया जो कि बात करते थे उनसे। हमने बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की। हमने जो औरतें, जैसे ऐसे होता है ना कि जो औरतें डिफरेंट इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं, वो डिफरेंट बच्चे पैदा करने के अमल और इससे रिलेटेड अद्वियात ले रही होती हैं। तो हमने ये देखा कि उनके वो कोर्सेज छूट गए बीच में और उससे बहुत सारे केसेस में उनकी जान को ख़तरा था। तो हमने पॉपुलेशन डिपार्टमेंट और मैरिज स्टॉप और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करके उनके लिए वो खुसूसन कैंप्स लगाए जो कि औरतों की इन नीड्स को एड्रेस करें। मैंने भी बहुत सीखा कि कैसे जब आप एकदम बेघर हो जाते हैं, आपका सब कुछ चला जाता है, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आगे की उम्मीद की ज़रूरत है। सो हम सब ये दुआ करते हैं कि आइंदा ऐसा वक्त ना आए। तो वो थी ना कि जो कुदरती आफात थी, आप निकले, आपने काम किया, जाहिर है, और ये कोशिश रहती है हम सबकी एक दूसरे के काम आए। अच्छा, आजकल रमज़ान मुबारक में आपने कहा राशन डिस्ट्रीब्यूशन का आप काम कर रही है, उसके साथ साथ रोज़े भी यकीन रख रही होंगी साथ साथ, तो मैनेज हो जाता सब कुछ आराम से? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के रोज़े हमारे पिछले सालों के रोज़ों से काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि बहुत गर्मी होती थी पिछले सालों में और अभी इतना ज़्यादा नहीं महसूस हो रही होती गर्मी जितनी पिछले सालों में रही है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में हम और अच्छे मौसम की तरफ जाते जा रहे हैं। हर साल 10 दिन पीछे जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, हम इस तरह पीछे जा रहे होते थे। तो जो वेरिएशन ऑफ द वेदर है वो यकीनन बहुत सख्त है और क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी। हम क्लाइमेट पे भी काम कर रहे हैं, उसके हवाले से हम अवेयरनेस लोगों को दे रहे होते हैं, यूथ की इंगेजमेंट को हम इंश्योर कर रहे होते हैं। ये सारी जो मैं आपको बता रही हूँ ये हमारी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ हैं। क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और पाकिस्तान में बहुत देर से काम शुरू हुआ, अभी पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक तो हम समझते हैं क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि जी बहुत ज़्यादा पौधे लगाते हैं आप और गाड़ियाँ धुआं देती, गाड़ियाँ ख़त्म कर दे, इलेक्ट्रिक पे आ जाए, यही मतलब सिर्फ क्लाइमेट चेंज का? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन आपकी ये जो बात है ना कि सिर्फ पौधे लगा देना, एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। लोग सिर्फ पौधे लगा देते हैं, वो ये भी नहीं देखते हैं कि हम जहाँ पौधा लगा कर जा रहे हैं बाद में कोई इसकी टेक केयर करेगा या नहीं करेगा। उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा शेड का पौधा है, कौन सा धूप का पौधा है। तो इसके हवाले से आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ अ नेटवर्क जो कि सिंध क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है। उसके अंदर स्कैन के अंदर हम लोग इस तरह के तरबियती सेशंस दे रहे होते हैं, वॉलंटरली बेसिस पे लोगों से बात कर रहे होते हैं। इसमें एक बड़ा एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है। इसमें जो मजहबी लीडर्स हैं, यानी जो हमारे पास इस्लामिक स्कॉलर्स हैं और जो हमारे पास डिफरेंट हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले या क्रिश्चियन मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, उन सब लीडर्स को एक जगह करके उनको क्लाइमेट के हवाले से अवेयरनेस देने का एक हमने इंगेजमेंट शुरू किया है और वो बड़ी सक्सेसफुल रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग मजहबी लीडर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। और अगर जुम्मे की नमाज के खुतबे में आपको ये बताया जाए कि आपको कितना ज़रूरी है माहौलियात का ख्याल रखना, कचरा ना करना, पौधे लगाना और पानी का ज़यान ना करना, और उसके अलावा डिफरेंट प्लास्टिक, जैसे हर साल मैं देख रही होती हूँ एंड प्लास्टिक के हवाले से थीम होती है, बट उतनी ही प्लास्टिक हमारे पास बढ़ती चली जा रही है। प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक शॉपर्स हो गई, उसके बाद फिर वो किस तरीके से समंदरों में मछलियों को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे जो ज़मीन और समंदर के अंदर आबे हयात है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें जब क्लाइमेट की बात आती है तो हम एक लिमिटेड सोच नहीं रख सकते, हमें बहुत ही वसी अंदाज में सोचना पड़ता है और उसके लिए और ज़्यादा काम करने की बहुत ज़रूरत है। यकीनन काम करने की बहुत नीड है। बिल्कुल, जिस तरह गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम साथ में अपने नुमाइंदों के कुछ पैकेजेस भी तैयार जिन्होंने किए हैं
वो सस्ता बाज़ार के हवाले से कोट मोमिन से मोहम्मद तबस्सुम फारूक ने पैकेज तैयार किया है। और कोट मोमिन में सस्ता बाज़ार की क्या सिचुएशन है, क्या कुव्वत ख़रीद में है सारे वहाँ पे चीज़ें या नहीं है, इसी हवाले से पैकेज देख लेते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के वीएन और असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमन सरदार मेहताब अहमद खान की हदायत पर कोट मोमन शहर में भी आवाम को रमजान मुबारक में सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सस्ता रमजान बाजार कायम किया गया, जिसमें आटा, दाल, चीनी, घी के अलावा फ्रूट और गोश्त के स्टॉल लगाए गए, जिससे आवाम खरीदारी में मसरूफ है। असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमन सरदार मेहताब अहमद खान ने रमजान बाजार के दौरे के दौरान आवाम को फराहम की जाने वाली अशिया के साथ साथ इंतजाम का जायजा लिया और आवाम से सस्ती अशिया की फराहमी और क्वालिटी से मुतल्लक दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमन सरदार मेहताब अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी दुकानदार को सरकारी रेट से जायद पर फरोख्त की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। की खरीदारी के ऊपर कोई भी ओवर चार्जिंग या जायद पैसे लिए जा रहे हो तो इस नंबर पर इतला दें और उसी वक्त जो हमारा काउंटर बना हुआ है इसी रमजान सहूलत बाजार के अंदर वो फौरी तौर पर टीम जाती है और उनको जो कानूनी कार्रवाई है FIR और फाइन वो वसूल किया जाता है और बंदे की हक रसी की जाती है। मजीद इनका कहना था कि अवाम उन्नास की सहूलत के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी गई है। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिस पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन खादम हुसैन कुरैशी के साथ मोहम्मद तबस्सुम फारूक, NTN न्यूज, कोट मोमन। बिल्कुल नाज़रीन, कोट मोमिन से आपने पैकेज मुलाहिजा किया कि किस तरह वहाँ के कमिश्नर जो है मार्केट का विजिट कर रहे हैं और किस तरह वो तमाम अशिया खुरनोश जिनके रेट लिस्ट आवेज़ा है उसका जायज़ा ले रहे हैं कि क्या आया ऐसा तो नहीं है कि कोई रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी कर रहा हो या फिर उन निर्खों पे चीज़ें फ़रोख्त ना की जा रही हों जो रेट लिस्ट के मुताबिक आवेज़ा है। और ये होता है पलूषा, ये बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। हम कराची में बैठ कर ये बात कर रहे हैं तो शहर कायद की अगर हम बात कर ले तो यहाँ भी ये होता है कि कमिश्नर कराची जो रेट लिस्ट जारी करता है उस पर खरीदो फरोख्त नहीं होती, उस पर अशिया खुदनोश दस्तियाब नहीं होती। अच्छा, उनके अपने जवाज़ हैं, हालांकि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जुर्माने होने चाहिए उनके ऊपर, लेकिन वो जवाज़ ही दे रहे होते हैं जो अशिया खुदनोश बेच रहे होते हैं कि जी हमें तो फ़लाँ जगह से बहुत महंगी चीज़ मिली है, इस रेट पर तो मिली ही नहीं हमें, तो हम किस तरह दे सकते हैं आपको। तो ये तमाम चीज़ों को मैनेज करना ज़ाहिर है हुकूमत का काम है। तो और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में हमने ये भी देखा है कि जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है और कीमतें को पर लग जाते हैं कीमतों को, और बहुत ज़्यादा महंगाई, खुद साख्ता महंगाई, यानी गवर्नमेंट तो नहीं कहती आपको कि आप महंगाई शुरू कर दें और ज़ख़ीराअंदोज़ी शुरू कर दें, ये हमारे अपने काम है, इसलिए कहा जाता है ना अपने गिरबान में हमें झांकना चाहिए। तमाम बातों का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा देते हैं हम कि जी हुकूमत जिम्मेदार है इन तमाम चीज़ों की। तो नाज़रीन, एक बार फिर से मारवी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। मारवी, आपके जाने आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपने ठीक है बताया आप किस तरह इंसानी खिदमत करती हैं, आपकी बड़ी खदमात हैं ख़वातीन और बच्चों को लेके, क्या ऐसे केसेस आपके पास रिपोर्ट होते हैं चाहे वो इंटीरियर से हों या चाहे वो कराची से हों कि एक औरत पे या एक लड़की पे ससुराल का तशद्दुद हुआ है या उसके साथ ज़्यादती हुई है किसी किस्म की, इस तरह के केसेस आपके पास यकीनन आए होंगे? राइट, घरेलू तशद्दुद एक ऐसी रियलिटी है जिसको अभी भी लोग डिनाई करते हैं। हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में, अवेयरनेस सेशंस में, डिफरेंट इलाकों में जाके लोगों से पूछते हैं कि क्या आपका घराना तशद्दुद से पाक है। उधर 70 लोगों में से इवन मैं कहूँगी 71 के हाथ उठ जाते हैं कि हमारा घराना तशद्दुद से बिल्कुल पाक है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि तशद्दुद क्या है, उसको इतना नॉर्मलाइज्ड कर लिया गया है। ऊंची आवाज़ में बात करना, बदतमीज़ी करना, कोई बात अच्छी नहीं लगी थप्पड़ मार देना, धक्का दे देना, खाना बना के सामने रखा प्लेट उल्टी कर देना, ये भी एक तशद्दुद है, साइकोलॉजिकली तशद्दुद है कि एक बंदे ने 45 मिनट्स खड़े होकर खाना बनाया है और आपने हाफ सेकंड के अंदर उसकी प्लेट उल्टी कर दी है। सो ये इस तरह के तशद्दुद हैं, ये इस तरह की साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो कि दिन रात एक्सपीरियंस ख़वातीन घरों में कर रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पर यह है कि तशद्दुद का कोई जेंडर नहीं है। हाँ, हमारे माशरे में ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा होता है, लेकिन जो बूढ़े अफराद हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा होता है। जो ओल्ड एज लोग हैं उनको इस तरह के अल्फाजों से नवाजा जाता है, उनको मदद की ज़रूरत है या उनकी समझ कम हो जाती है, उस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता और उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं किया जाता, उनको वो रिसोर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। ये भी एक साइकोलॉजिकल तशद्दुद है कि एक इंसान, जैसे माँ बाप हैं,
इतने ताकतवर रहे हैं हमेशा। अब जब वो कमज़ोर हो गए हैं तो वो बातें सुन रहे हैं, वो तज़लील का शिकार हो रहे हैं, तो वो भी एक तशद्दुद है। घर के अंदर लोग मुलाजिम रखते हैं, अक्सर मुलाजमात के साथ तशद्दुद के वाक़यात सामने आ रहे होते हैं। तो हमारे पास सिंध में पाकिस्तान में ये हमारे पास लॉ मौजूद है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से है, घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से, और सिंध में वो 2013 में आया है। तो उस कानून के मुताबिक घर की चार दीवारी के अंदर होने वाला तशद्दुद जो कि औरत के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, मुलाजमों के साथ हो रहा है, घर के बूढ़े अफराद के साथ हो रहा है, वो इस कानून के तहत डील होगा। इवन अगर किसी मेल के साथ भी हो रहा है, तशद्दुद घर की चार दीवारी के अंदर हो रहा है, तो वो इसके अंदर रिपोर्ट हो सकता है और उसके लिए मेडिकल प्रॉपर होते हैं, फिर सेक्शंस लगते हैं, एफआईआर कटती है। यानी पहले टाइम में 2013 से पहले या पहले टाइम में जब लोगों को शायद इतनी भी समझ नहीं थी कि तशद्दुद घरेलू होता है, क्योंकि उसको घरेलू मामलात कह के ख़त्म कर दिया जाता है। या अगर कोई इस तरह का केस हो और उसमें इवन अब तक अगर हमें कोई आती हैं कंप्लेंट्स एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प दैट लेडी, उसको हम लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। और गवर्नमेंट के जो शेल्टर होम्स हैं और प्राइवेट शेल्टर्स होम हैं, अक्सर ख़वातीन को घरों से निकाल दिया जाता है तो उनको उन शेल्टर होम्स तक पहुंचाते हैं। ये हमारी जो जितनी बातें आपने की उसमें तमाम में लग ही रहा है कि मर्द बहुत जालिम है और ख़वातीन सिर्फ मज़लूम है। आपने तमाम बातें की, उसमें मर्दों को सुबह ठहरा रही हैं। अच्छा मर्दों के साथ बहुत कुछ होता है, बेचारे बता नहीं सकते। बिल्कुल, आपने शायद मेरी बात पे गौर नहीं किया। मैंने ये भी कहा है कि ये कानून कहता है कि अगर किसी मर्द के साथ भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती एक्चुअली ये बात है बिल्कुल, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो रेशो है वो ख़वातीन के साथ ज़्यादा है। तो जब मर्दों के साथ रेशो ज़्यादा हो जाएगा तो यकीनन हम उनकी पहले बात करेंगे। यकीनन मर्दों में जितने भी मजलूम है ना, उनमें आपका नंबर सरे फहरिस्त आएगा। अली, आप बेफिक्र रहें, पैकेज बता दें हमारे नुमाइंदे ने कहाँ से। मैं तो नाम लेना नहीं चाहता, सामने भी हैं लेकिन लोग नहीं अली, हम आपके दर्द को हम आपके साथ हैं, आप रिपोर्ट करें अगर कुछ भी हो तो। नहीं, वो कर नहीं पाएंगे, मतलब रिपोर्ट तो करना पड़ेगा, औरत हो या मर्द हो। रिपोर्ट वायलेंस, रिड्यूस वायलेंस। तो भाई बता दीजिए, बहरहाल ये पैकेज देखना है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपके हवाले से पैकेज में हम जो अली के साथ करेंगे वो आपको बताने वाला नहीं होगा। जी अली, रमजान साहब से जी अजमल शहजाद हमारे नुमाइंदे हैं, उनका पैकेज अफ्तार पैकेज है। लेकिन अहम बात यह है कि सिखों ने, सिख जो हमारे यहाँ बसते भी हैं वो भी, और वैसे दुनिया भर में मुसलमानों से बड़ा अच्छा रवैया भी है उनका, तो उन्होंने मुसलमानों की रफ्तारी का बंदोबस्त किया है। इस पर हम पैकेज देखते हैं, और ये है पैकेज है जी अजमल शहजाद का। ननकाना साहब को सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जाए पैदाइश होने की वजह से इंटरनेशनल सिटी होने का दर्जा हासिल है। यहाँ पर मुसलमानों के साथ साथ ईसाई, हिंदू और सिख बरादरी आबाद है और अकीलतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और तमाम मिलजुल कर रहते हैं, जो बैनुल मजहब हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल है। ननकाना साहब में सिख कम्युनिटी की तरफ से मुसलमान भाइयों को अफ्तार पार्टी दी गई, जिसमें आम शहरियों की एक कसीर तादाद के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ननकाना, मीडिया नुमाइंदागान और ज़िली इंतज़ामिया के दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। सिख कम्युनिटी का कहना था रमज़ान बरकतों का महीना है जो असार और कुर्बानी का दर्स देता है। जी बिल्कुल, आज सिक्स इन पाकिस्तान सेवा सोसाइटी की तरफ से, सिख सेक्रेटरी ननकाना साहब की तरफ से अपने मुस्लिम भाइयों के लिए अफ्तारी का अहतमाम किया हमने। और ये एक मजहबी आमांगी है, ये वो मजहबी आमांगी है जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज से शुरू होती है और आज तक चल रही है। और हमारी ये ख्वाहिश है कि ताक़यामत ये चलती जाए, क्योंकि हमारा मिशन, हमारा मकसद मोहब्बतें बांटना है, मोहब्बत लेना, मोहब्बत देना, यही इंसानियत है। और आज का ये प्रोग्राम, ये अफ्तारी, ये मोहब्बतें जो सिख कौम की तरफ से अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों से इजहार मोहब्बत के लिए अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया है। ऐसे ही एक दूसरों के त्योहारों में शिरकत करके अपनी खुशियां बांटते रहेंगे
और बैनुल मज़हब हम आहंगी की एक रवायत कायम करेंगे। कैमरामैन मियां मोहम्मद असलम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़ ननकाना साहब। वो टेंशन नहीं था। तो नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया किस तरह ननकाना साहब में सिख यात्रियों ने, सिख यात्री नहीं बेसिकली हमारे सिख भाइयों ने मुसलमानों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया। और जिस तरह अली ने पहले कहा था कि सिख हमेशा मुसलमानों के शाना बशाना खड़े रहते हैं, हमारी तरफ से भी मुसलमानों की तरफ से भी उनको बहुत खुले दिल से वेलकम किया जाता है। हमेशा वेलकम किया जाता है जी, और बिल्कुल हम हमेशा मशहूर भी रहे हैं उनके। और वो अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि सियासी हवाले से हम बात करना नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारे जैसे मकबूल जम्मू कश्मीर मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने सिखों ने पाकिस्तान या मुसलमानों के साथ खड़े होकर आवाज़ बुलंद की है कि ये जुल्म हो रहा है। तो ये बहुत सी बात है जी, इस तरह होना चाहिए। जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, जिस तरह हम पाकिस्तानी बात करते हैं वैसे मुसलमान की हम बात कर रहे होते हैं, दीगर कौम दीगर मज़ाहिब के लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि आवाज़ उठाना शुरू हो गए हैं। जी, हम बात कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से, तो आपने बहुत कहा कि जी मजालिम का शिकार हैं, और हर जगह आपने बताया मर्दों तो अली के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं उनके हवाले से हाँ, ज़ाती तजुर्बात तो चले मैं नहीं शेयर करता, लेकिन दोस्त यार हमारे बहुत हैं जिनके साथ ये हुकुश होता है, बोलते नहीं, वो देखें इशारे भी कर रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं ना कि रिपोर्ट होंगे, डेटा बनेगा, तो वी विल बी एडवोकेटिंग, क्योंकि हम तो ह्यूमन के राइट्स की बात करते हैं, और डेफिनेटली मर्द भी ह्यूमन है। अच्छा, वैसे कभी कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है कि बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया हो शौहर को? अच्छा, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ, ऐसे होता है कि अक्सर जो घरेलू झगड़े आते हैं ना, उसमें दोनों की कहीं ना कहीं गलती होती है। हम ये नहीं कह सकते। और आपको पता है, जब हम काउंसलिंग की स्ट्रेटजीज कर रहे होते हैं और हम ट्रेनिंग्स भी करवा रहे होते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऐसे जब केसेस आएँ तो उसमें काउंसलिंग कैसे की जाए, तो उसमें दोनों पार्टीज़ को इक्वली सुनना है, जिसमें हम जो ऑब्वियसली बैठ के बात कर रहे होते हैं, जिसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की टेक्निक्स होती हैं, तो उसमें दोनों पार्टीज़ को सुनना है, उसके बाद कोई बेहतर हल निकाला जाता है। तो अब ये जो है ना, ये एक डिस्प्यूट है, लेकिन जब हम तशद्दुद की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ का जवाब किसी पे हाथ उठाना नहीं है, किसी भी चीज़ का जवाब किसी की तज़लील करना या उसको ज़हनी या जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाना नहीं है। हाँ, आपकी मुख्तलिफ राय हो सकती है, आप एक घर में रह के माँ बाप बहन भाई ही आपस में उलझ जाते हैं, तो अगर मियाँ बीवी भी उलझ जा रहे हैं और उनको किसी तीसरे मेडिटेटर की ज़रूरत पड़ रही है कि वो बैठ के उनकी उन टेक्निक्स के साथ उनकी मदद करे, कोई साइकोलॉजिस्ट है या कोई एक्सपर्ट है, तो मदद लेना बुरा नहीं है। हम इस बात को आम करना चाहते हैं कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आप स्ट्रेस का शिकार हैं, आप शादीशुदा ज़िंदगी में समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे के साथ आपके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, अगर आपसे खुद से वो चीज़ें नहीं संभल रही हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट की मदद यकीनन ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपका घर बच जाता है, आपके बच्चों के सर पे साया रहता है, आपकी ज़िंदगी एक खुशहाल ज़िंदगी हो सकती है, तो क्यों ना मदद ले ली जाए कि हम एक दूसरे को खुदकुशियों के मुकाम पे लाके खड़ा कर दें, या एक दूसरे को कोई इस तरह नुकसान पहुंचा दे। कराची में रह रहे हैं, कराची में तो चलें ठीक है, आजकल ये मेंटल हेल्थ पे और ख़ास तौर पर ये कपल काउंसलिंग पे काफ़ी काम हो चुका है, हो भी रहा है, और लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं कि ठीक है, अगर आपका बहुत ज़्यादा क्लैशेस आ रहे हैं तो आप कपल काउंसलिंग की तरफ जाएं या फिर हेल्पलाइन। लेकिन इंटीरियर में तो ये चीज़ नहीं होती। इंटीरियर में किस तरह, या फिर कुछ बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं हमारे मुल्क के, वहाँ पे ये चीज़ लोगों को किस तरह समझाई जाएगी, अवेयरनेस किस तरह प्रोवाइड की जाएगी? एक्चुअली ये जो कंप्लेंट सेल्स हैं, कंप्लेंट सेल्स का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी शिकायत लेके थानों पर नहीं जा सकते हैं, तो आप इस तरह कंप्लेंट सेल्स की तरफ आइए, जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, और हम इन्हीं कंप्लेंट सेल को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करते हैं। अब जब एक कंप्लेंट सेल के अंदर एक दरख्वास्त आ रही है, तो अब ये केस की नौइयत पे डिपेंड करता है। तो जब ये बने हुए हैं मुख्तलिफ और इलाकों में जहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो जब वो शिकायत लेके जाते हैं, तो उनको जब वेज बताए जाते हैं, अल्टरनेटिव वेज, तो उसके अंदर ये पार्टीज़ की काउंसलिंग करना, उनसे बातचीत करना, साइकोलॉजिस्ट की मशावरत लेना, ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो अगर किसी बंदे को नहीं भी पता और वो ऐसे शिकायत दर्ज कराता है या अपना मसला बताता है, तो लेकिन यकीनन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमारे इंटीरियर एरियाज़ में अभी भी इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही है। एक शाइनेस है, एक बेइज्जती महसूस की जा रही है अपने घर की बात नहीं बताने के उस अमल और इन चीज़ों को। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम के तहत
कम्युनिटी लीडर्स चैम्पियंस तैयार किए थे। उसमें वो ख़वातीन जो कि बहुत एक्टिव होती हैं अपने गाँव और इलाकों में, हमने उनको ट्रेनिंग्स दी थी कि अगर कोई पड़ोसन या कोई औरत या किसी शादी में कहीं आपसे शिकायत करती है या कोई बात बताती है तो उसको काउंसलिंग की तरफ ले आए। तो मेरे ख्याल से इसी तरह हम इन चीज़ों को आम करने के लिए इसी तरह इन चीज़ों को आम कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मारवी अवान साहिबा, आप आई, आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की हमारे साथ और उन एरियाज़ के बारे में बताया जहाँ पर हम लोग हमारी मदद नहीं, और आप लोगों की मदद से हम लोग उन लोगों की मदद भी कर सकते हैं और उनके मसाइल भी उजागर कर सकते हैं। साथ ही फरीद अहमद खुशीरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किए। नाज़रीन, डोंगा बोंगा का पैकेज ले लेते हैं। अली, नाम कैसा है? डोंगा बोंगा। खैर, पाकिस्तान का एक शहर है, वहाँ से हमारे नुमाइंदे ने वकास हफीज़ ने हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डोंगा बोंगा में, जहाँ रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को पर लग गए। गरीब आवाम की पहुँच से चीनी जो है वो दूर होती चली गई। 130 रुपये मिलने वाली चीनी रमज़ान मुबारक में 170 से लेके 190 तक फ़रोख्त हो रही है। वाहिद आवाम के पास यूटिलिटी स्टोर की सहूलत मौजूद थी जो कि ख़त्म कर दी गई है। आवाम का जानते हैं क्या मुतालबा है? इस तरह है कि पहले माह रमज़ान में चीनी में सब्सिडी आती थी, गरीब आदमी 2 किलो चीनी लेता था, उसे कोई 30-40 रुपये का फ़ायदा हो जाता था, उसका अपना फ्रूट ले जाता, कोई सब्ज़ी ले लेता था। अब चीनी जो बाज़ार में मिल रही है 170 रुपये 180 रुपये तक बेच रहे हैं, ठीक है। स्टोर में आती थी उसे 130 रुपये में 140 रुपये मिल जाती थी सब्सिडी के साथ। हमारा आवाम से हमारा वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि इसे बहाल किया जाए, ठीक है। गरीब आदमी को सब्सिडी मिले, गरीब आदमी कुछ सुख सांस ले। जी, जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी कि इन्होंने सीएम पंजाब और डीसीओ बहावलनगर से मुतालबा किया कि रमज़ान मुबारक के इस बबरकत महीने में रमज़ान बाज़ार की सहूलत और डोंगा बोंगा की आवाम को ना दी गई, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी देकर आप डोंगा बोंगा की आवाम को चीनी, घी और दीगर अशिया खुर्दोनोश में सब्सिडी देकर सहूलत फराहम करें। जी।